जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप चाह करके भी भुला नहीं पाते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है वो लड़की। जैसे नलके से अंजूरी सटाकर पानी पीता हुआ बच्चा अपनी कमीज ना चाहते हुए भी भिगो लेता है, प्रेम वैसा ही है। आप इससे लाख बचें पर बच नहीं पाएंगे, भीगना ही है। प्रेम से बचने का प्रयास मूर्खता है। ये अगर छूकर भी गुजर जाए तो जीवन महक उठता है। कमीज को भिगोने में कोहनियां माध्यम बनती हैं। हथेलियों से रिसकर पानी कोहनियों तक जाता है और कोहनियों से सरकते हुए कमीज को भिगो जाता है। प्रेम में ये माध्यम आंखें बनती हैं। आंखें ही वो क्यारियां हैं जहां से प्रेम बहना शुरू होता है और देह आत्मा सबको सराबोर कर देता है। मैं भी इसमें भीगते रहता हूं। सोनाली से काठमांडू के लिए मैं बस में चढ़ा। रात भर का थका था। सीट मिलते ही ऊँघने लगा। आंखें बंद हो रही थी कि लगा रात रानी देह से लिपट रही है। सर उठाया तो देखा एक लड़की बगल में सीट का सहारा लेकर खड़ी है। मैंने नजर भर उसे देखा। बड़ा सा चेहरा, छोटी छोटी गोल आंखें, मानो हार में दो नगीने जड़े हों। मैं फिर से ऊँघने लगा। उस रात रानी की गंध ने सोने नहीं दिया। हार कर खड़ा हुआ और लड़की को सीट पर बैठने का इशारा किया। लड़की इतनी थकी हुई थी कि औपचारिक इनकार भी नहीं कर पाई। कुछ 2 घंटे बाद उसकी नींद खुली। उसे मेरा ख्याल आया। अब वो खड़ी हुई और मुझे बैठने का इशारा किया। ऐसे ही जागते सोते आधा सफर कटा। मेरे बगल वाली सीट खाली हुई, फिर उसने मुझे बैठने को कहा। मैं खिड़की की तरफ बैठा था। खिड़की से पहाड़ दिख रहे थे। पहाड़ खत्म होते तो देवदार के जंगल दिखते। नेपाल के सौंदर्य ने मन मोह लिया था। काठमांडू कितनी दूर है? मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। उसने सुना, हंसी, चौंक कर हंसी, शायद हिंदी सुनकर हंसी। फिर लगभग हंसते हुए कहा, दूर, बहुत दूर। अब की मैं चौंका। उसे हिंदी आती थी इस पर नहीं, अपनी नादानी पर। आगे उससे बात अंग्रेजी में की। मैंने उससे इंटरनेट मांगा। उसने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। मैंने घर पर बता दिया कि सुरक्षित नेपाल पहुंच गया हूं, आगे सूचित करता रहूंगा। हमने एक दूसरे से बातें की। उसने नेपाल के बारे में बताया। मैंने भी उसे भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया। उसने अपने नाम का अर्थ बताया, जिसका मतलब था जिसे भूला ना जा सके। सचमुच। आगे बताया उसे ये नाम उसके नाना ने दिया था। नाना जी भारतीय सिनेमा बहुत देखते थे। किसी फिल्म के चरित्र से प्रभावित होकर उन्होंने उसे नाम दे दिया था। कुछ घंटे बाद उसका स्टॉप आ गया। उसके उतरते ही रात रानी भी मेरी देह छोड़ गई। मोजों की सड़ी गंध बस की बची जगह को छींकने लगी। गनीमत ये रही कि मेरा भी स्टॉप कुछ समय बाद आ गया। एक बात और, हम दोनों फेसबुक से कनेक्ट हो चुके थे। मैं काठमांडू उतरा और गेस्ट हाउस की तरफ चला गया। शाम हो चुकी थी। फ्रेश होने के बाद फोन चेक किया। फेसबुक पर एक मैसेज था, तुमने अपने नाम का मतलब नहीं बताया। मुझे लगा सिर्फ मैं ही उन आंखों को नहीं भूल पा रहा हूं। गौरैया सी छोटी छोटी आंखें। खुशी हुई कि उसे भी याद हूं, वरना तो अधिकतर साथ सफर तक ही रहता है। होटल का इंटरनेट था। खूब बातें हुई। उसे बताया कल काठमांडू देखूंगा। मिलने की बात रखी। उसने बताया कल उसकी मां पशुपति टेम्पल जा रही है। मिलना तय हुआ। मैंने पूछा, बिना इंटरनेट के बगैर मैं तुम्हें वहां मिलूंगा कैसे? उसने बताया, मंदिर के पीछे एक नदी है, बागमती। उसके पीछे बहुत शांति है, एकदम भीड़ नहीं रहती। वहीं मिलूंगी। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, नहाकर कपड़े पहने और बस पकड़कर मंदिर पहुंच गया। बारिश हो रही थी। मैं भीग गया। मंदिर से होते हुए सीधे मंदिर के पीछे पहुंचा। सच में शांति। उधर मंदिर के बाहर शोर और इधर शांति। पुल पार करके पहुंचा। देखा तो बेंच पर वो बैठी थी। मैं भी बगल में बैठा। रात रानी फिर से देह से लिपट गई। रेनकोट नहीं लाए थे? उसने भीगी देह देखकर पूछा। पता नहीं था ना बारिश होगी। मैंने कहा, पता तो मुझे भी नहीं था कि तुम लेट करोगे। उसने शिकायती ढंग से कहा। हम दोनों हंसे, साथ टहले। उसने बताया कि उसकी माँ हर बुधवार यहाँ आती है। जितनी देर वो मंदिर में रहती है वो यहाँ पीछे बैठी रहती है। कब तक यहाँ रहोगे? उसने पूछा। आज रात पोखरा के लिए निकलूंगा। मैंने कहा।
ठीक है, पोखरा सुंदर जगह है, पर काठमांडू भी घूमना। उसने कहते हुए 2-3 जगहों के नाम बता डाले। हम थोड़ा और पीछे गए। वहां एक पेड़ था, पेड़ के नीचे कैंटीन। हम बैठे, नाश्ता किए। उसने बताया कि वो इंडिया आएगी। मैंने उसे बनारस घुमाने का वादा किया। फिर वहां से उठकर नदी के पास वाली बेंच पर हम बैठ गए। नदी के इस पार से मंदिर का पिछला हिस्सा दिखता है। थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो काठमांडू भी दिखेगा। नदी के उस किनारे घाट हैं जहां शवदाह होता है। बहुत भव्य तरीके से शव लाए जाते हैं और अंत्योष्टि होती है। मैंने डायरी निकाली और लिखा, मैं चाहता हूं जब मैं मरूं तो मेरा दाह संस्कार भी ऐसे ही हो। जलने के बाद बची राख खेतों में छींट दी जाए और फिर मैं गेहूं की कच्ची बालियों में दूध बनकर जन्म लूं। मृत्यु क्या है? उसने डायरी लेते हुए पूछा। इच्छाओं का अंत, मैंने जवाब दिया। और फिर भी तुम चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान किया जाए? उसने लिखे हुए पर हंसते हुए कहा। मैं भी अपने विरोधाभास पर हंसा। डायरी से पन्ना फाड़ दिया। बात कर ही रहे थे कि तभी उसका फोन बजा। मां का फोन था। वो उठी, पास आई। मैंने पाया रात रानी पूरी देह से उतरकर होठों पर आ गई है। मैंने उसकी आंखें देखी। मैंने भी उन आंखों में मिलने के वादे के बावजूद आखिरी मुलाकात देख ली। एक बाइक के साथ वो मुड़ी। मैंने उसे जाते हुए देखा। रात रानी होठों से उतरकर उसके साथ हो ली। मौसम अकेलेपन से भर गया। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, जड़वत। उसके जाने के बाद मैंने कुछ तस्वीरें ली थी। आज मैं उन तस्वीरों को देख रहा हूं, अकेलेपन से भरी हुई तस्वीरें। अक्सर जब भी इसे देखता हूं, गौरैया की आंखें याद आती हैं, रात रानी की गंध याद आती है। याद आता है उसका कहना, तुम कविताएं लिखते हो ना, मैं तुम्हें मिलती रहूंगी रोज। गेहूं की बालियां देखोगे तो मेरा ख्याल आएगा, रात रानी देखोगे तो मेरा ख्याल आएगा, अकेलेपन से भरोगे तो मेरा ख्याल आएगा। हम कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। आज उसका नाम याद आ रहा है, जिसका मतलब था जिसे भूला ना जा सके। नहीं भूल पाया। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था वो लड़की। इस किस्से को लिखा था नीरव ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।